गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर अकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ेंगे। जैसा कि ये हमारा पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो आइए शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि तारीख हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, बीते हुए कल में क्या हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम कैसे पता करते हैं? तारीख के माध्यम से, कि हमारा जन्म कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, किस सन में हुआ था। ये सारी चीज़ें हम तारीखों के माध्यम से ही याद रखते हैं। तो तारीख एक हमारे जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। जैसा कि इतिहास में जब राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये भी याद रखते हैं कि राजा अपने राजगद्दी पर कब बैठा, उसका युद्ध किससे किससे हुआ और कब हुआ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें तारीखों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इन्हीं तारीखों की गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास एक उबाऊ सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है कि तारीखें रटने पड़ते हैं। हमें लगभग जो भी चीज़ें याद करनी होती है वो हमें तारीखें याद करनी होती है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो लोगों के लिए ये एक उबाऊ सब्जेक्ट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है। और ये बताया जा रहा है कि इतिहास के बारे में जो यह धारणा है वो सही है या गलत। तो आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं और पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। तो जैसा कि हमारे आम जीवन में भी होता है, जब हम अपने वर्तमान और भूतकाल की बातों के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था और बाद वाले दिन में क्या हुआ था। ये भी हमारे एक तारीखों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हमें तारीखों के माध्यम से भी पता चलता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ था। तो सही बात है, कभी कभी जब आप चाय या कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये चाय और कॉफ़ी का चलन कब से शुरू हुआ। ठीक है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ है। बिल्कुल सही। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जीवन की जानकारी कैसे मिलती थी। तो आप सोचते ही होंगे ज़रूर कि जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे तब आप सोचते होंगे कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ था, या फिर आप कभी चाय या कॉफ़ी पर बैठे होंगे तो आप बहस हो जाती होगी कि कॉफ़ी और चाय कब आई। ऐसा भी होता होगा आपके जीवन लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हम डेली बातें नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमारे सामने आती है, जो कि एक ऐतिहासिक अध्ययन का बात है। ठीक है। आगे यहाँ चित्र 1 दिया गया, पहले हम इसे देख लेते हैं। चित्र 1 जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करना
किसका काम था, किसको ये दायित्व दिया गया था? जेम्स रेनेल द्वारा यह दायित्व दिया गया था। तो यह दायित्व किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का दायित्व सौंपा था, जो कि 1782 की बात है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। आगे, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। तो कोई भी चीज़ें जब स्टार्टिंग होती है, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है, तो अचानक से नहीं शुरुआत होती है। वो क्या होती है कि धीरे 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 उसका चलन शुरू होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया होगा कि अचानक से एक दिन सुबह या सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा लोगों ने। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उसकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अचानक से नहीं होती है, धीरे 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 उसकी शुरुआत होती है, फिर वह अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों में जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनसे कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं कि राजा की ताजपोशी कब हुई, राजा अपनी गद्दी पर कब बैठा और उसका विवाह कब हुआ, उसके घर में बच्चे कब पैदा हुए। इन सब चीज़ों के लिए तारीखों का बताया जाना सही है, इसका महत्व सही है। लेकिन जिस चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है और अचानक से वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जा रही है, तो उस चीज़ की तिथि बताना हमारे लिए कठिन होगा। ठीक है, आगे, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, यानी कि वे अब समाज चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब वे सामाजिक चीज़ों के बारे में भी लिख रहे हैं। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बना और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। आगे, यहाँ पे बगल में आपको चित्र दिखाई दे रहा है जो कि लिप्टन टी का चित्र है। यहाँ पे नीचे लिखा गया है चित्र 2, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग
यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। आगे आगे हम पढ़ेंगे कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई भी चीज़, कोई भी इतिहास क्यों महत्वपूर्ण होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हम तारीखों के इर्द गिर्द इतिहास की या अतीत की कहानी लिख रहे हैं, बुन रहे हैं। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको मानकर हम चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। बिल्कुल सही है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न महत्व होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। तो यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल सही है। तारीखें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि तारीखों का महत्व इन्हीं अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय किया था। ऐसा था, यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतिहास या कहानी को लिखा जाता है तो उसको कई टुकड़ों या अध्यायों में बांट देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो, हमें उसे समझने में आसानी हो, इसलिए हमें इतिहास को कई टुकड़ों में बांट देता है। हमारे इतिहास को कई टुकड़ों में बांटा गया। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है और उसके अलावा होता है आधुनिक इतिहास। तो इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो और उसे समझने में भी आसानी हो, इसलिए हमारे इतिहास को टुकड़ों में बांट दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ चित्र 3 दिया गया है। वारेन हेस्टिंग 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो इसे याद रखेंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और कब बने? 1773 ईस्वी में। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के
कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। आगे हम पढ़ेंगे हम अवधियां कैसे तय करते हैं। तो आइए देखते हैं 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास जिसको कहा जाता है, नामक एक किताब लिखी। तो याद रखेंगे कि जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये कौन थे? ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। तो इन किताबों में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं, प्राचीन काल में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मानव की उत्पत्ति से लेकर हम जब तक भारत में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था वहाँ तक हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे ही भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होता है वहाँ से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है और ये तब तक चलता है जब तक भारत में अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ। जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है तो वहाँ से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए और एक समय में क्या हुआ और दूसरे समय में क्या हुआ, उन्हीं चीज़ों के बीच में क्या बदलाव आए, उन्हीं चीज़ों के बदलाव और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इतिहास को कई खंडों में बांटा गया है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, आगे हम पढ़ रहे हैं कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मिल को ऐसा लगता था कि जो एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। तो मिल की राय क्या थी कि ब्रिटिश शासन ही भारत की सभ्यता को सही राह पर ले सकता है। ये इनकी राय थी। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो मिल का क्या मानना था कि उनका यही मानना था कि हिंदुस्तान प्रगति तब तक नहीं कर सकता जब तक अंग्रेज उनकी मदद नहीं करेंगे। भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त तब तक नहीं हो सकता जब तक अंग्रेज उनके जीवन में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून जैसी चीज़ें लागू नहीं करेंगे। ठीक है, आगे इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को
हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इस सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उसी समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो जो भारतीय इतिहासकार है वो अंग्रेजों से बिल्कुल हटकर बात करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। जबकि वहीं अंग्रेजी व्यक्ति जेम्स मिल इतिहास को 3 भागों में बांटता है, जो कि धर्म के आधार पर है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, आप बात को याद रखेंगे इस चीज़ को। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इन किताबों में देखेंगे? अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो हम जानेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। आइए हम जानते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए ये भी आप जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो हमने जाना कि उपनिवेश क्या होता है। जब एक देश दूसरे देश पर दबाव करता है और उसमें कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं कि यह देश क्या है? एक औपनिवेशिक देश है। और यह जो प्रक्रिया होती है उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। आगे, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। आइए हम पहले से देख लेते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनमें कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पहला, बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। तीसरा, विशाखापट्टनम। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए।
आगे आगे हम पढ़ेंगे हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। तो किसी भी इतिहास को लिखने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्रोत की। बिना स्रोत के हम इतिहास नहीं लिख सकते। बिना स्रोत के हम इतिहास नहीं लिख सकते, क्योंकि इतिहास को लिखने के लिए हमें स्रोत की ज़रूरत होती है। नहीं तो हमारा इतिहास जो लिखा जाएगा बिना स्रोत के वह सही नहीं माना जाएगा, वह महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो तथ्य होंगे, जो फैक्ट होंगे, वो सही नहीं होंगे। स्रोत के आधार पर ही इतिहास को लिखना तथ्यात्मक माना जाता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। आइए देखते हैं। अंग्रेजी शासन तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। एक समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर यानी कि कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। तो उस समय दस्तावेज की नकल भी बनाई जाने लगी थी, ऐसा कि आप देख रहे हैं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी। 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की छपाई हो रही थी, उसका फैलाव हो रहा था, उसका विस्तार हो रहा था। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। प्रतियां यानी कि कॉपी। तो दस्तावेज की कई सारी कॉपियां भी बनाई जाने लगी थी। ये सारी चीज़ें कैसे संभव है? प्रिंटिंग प्रेस की सहायता से। तो प्रिंटिंग प्रेस की मदद से दस्तावेज की कई सारी कॉपियां बनाई जाने लगी थी उस समय। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब हम पढ़ेंगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो बिल्कुल सही है। जैसा कि आप मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म से और आपके सामने कोई व्यक्ति अलग धर्म से है जो आपके सामने खड़ा है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे? उसको समझने के लिए आप उसके धर्म के बारे में जानेंगे, उसका व्यक्तित्व जानेंगे, उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ उसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे, जिससे आपका और उसका तालमेल बना रहे। ठीक है, जिससे आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक ऐसे ही अंग्रेजों ने भारतवासियों के साथ भी किया था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए,
इन सर्वेक्षणों पर धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आगे यहाँ चित्र 5 जो कि शरीफे का पौधा है, 1770 के दशक का ये है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। तो रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया सकता कि ये सारी सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में भी हम पढ़ेंगे। तो जबकि यहाँ पे जो चित्र दिखाए गए हैं 1857 के विद्रोह का चित्र है, यहाँ पे अंग्रेजों की नज़र में क्या दिखाया गया है कि जो वहाँ की जो जनता है, भारत की जनता है, वो कैसे लालची है, दुष्ट है और कैसे बेरहम है। उन्हें ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि वहाँ की जनता बेबस है, लाचार है। ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्हें बस क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये 1857 की क्रांति का चित्र है। आगे यहाँ पे भी चित्र दिखाया गया है जो कि चित्र 6 है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर जो कि 1832 की है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। आगे इंसानों के खाने के लायक नहीं है। आइए पढ़ते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड है। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उनसे हमें यही पता चल रहा है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझ में हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती।
लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो सबने अपने अपनी विचार व्यक्त किए हैं। कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और नेताओं सुधारकों ने अपने विचारों को लिखा है। आगे, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति लिखेगा तभी लिखेगा जब उसे पढ़ना आता होगा, यानी कि जब वो अध्ययन किया होगा, जब वो पढ़ना लिखना जानता रहा होगा, तभी वो लिखना प्रारंभ किया होगा। इनसे हमें यह पता नहीं लगता है कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। तो बिल्कुल सही, इन्होंने लिखा तो है लेकिन हर चीज़ के बारे में नहीं लिखा है। तभी तो हमें आदिवासी, किसान और खदानों के बारे में जानकारी बहुत नहीं मिलती है। बहुत थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलती है जो कि कुछ स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इन बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इन किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो बिल्कुल सही है। आगे हम जब अध्याय में पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज हमारा पहला अध्याय था। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में इस अध्याय का प्रश्नोत्तर, जो कि प्रश्न अभ्यास देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।